सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि सफलता क्या है कि अगर आप एक बार फेल हो रहे हैं तो आपको अपना जो एंथुजियाज्म है, यानी कि अपना जो जोश है, जो अपना उत्साह है, जो उमंग है, उसको कम नहीं करना है। और अगर आप एक के बाद एक लगातार फेल भी होते जा रहे हैं तो भी आपको उसी उमंग और उसी उत्साह, उसी एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपना जो काम है वो लगातार करते रहना है, प्रयास, प्रयत्न, हार्ड वर्क करते रहना है। तो डेफिनेटली आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार हार गए या मतलब एक बार फेल हो गए किसी भी चीज़ को लेकर तो आप फिर अपना मन उदास कर लें और मतलब हार के या थक के बैठ जाएं। बैठना नहीं है, ठीक है, हार नहीं माननी है असफलता से और आगे बढ़ते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 4 सितंबर 2024, वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि हमारा सी सेट का जो लाइव क्लासेस हैं, ये 5 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। इसका एनरोलमेंट 20 सितंबर को क्लोज़ होगा। तो इसमें आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर लें। सी सेट के जो तीनों ही सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, वो तीनों ही पार्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। और प्राइस सिर्फ 999 है। ठीक है, इट इज़ ओनली अवेलेबल एट 999, तो आप इसमें ज़रूर एनरोल कर लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि 20 सितंबर तक, आज 4 तारीख हो गई है, आपके पास आज का दिन मिला के टोटल 17 डेज़ हैं। आप जल्द से जल्द एनरोल इसमें कर लें, क्योंकि ओनली 50 स्टूडेंट्स को ही इस बैच में एनरोल किया जाएगा। और एक बार अगर 50 स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो जाते हैं तो बैच का एनरोलमेंट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एनरोल ज़रूर कर लें और जल्द से जल्द कर लें। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको ये सेशंस जो हैं वो अगर हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सहयोग, कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। और उसके लिए बड़ा ही सिंपल है, आप इस QR कोड या UPI ID का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे यू कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, आप इसमें से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस कंट्रीब्यूशन का यही फ़ायदा होगा कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज पर बात करें तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। ठीक है, ब्रुनेई की यात्रा पे हैं, उसके बाद वहाँ से सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। तो इसको लेकर अभी कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, अभी 1-2 दिन में वहाँ पर डिस्कशंस होंगे, बातचीत होंगी, तो उसको लेकर फिर कुछ डेफिनेटली आएगा, देन वी विल कवर इट। इसके बाद यहाँ पर जो है वो बंगाल की विधानसभा में रेप को लेकर एक बिल पास किया गया है। ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर जो विक्टिम है उसकी अगर सेक्सुअल असॉल्ट के दौरान डेथ हो जाती है तो उस केस में कैपिटल पनिशमेंट रहेगा, यानी कि फांसी की सज़ा वगैरह जो है वो मिलेगी। और अगर बाकी कोई अपराध होते हैं इस तरीके के तो उनमें लाइफ सेंटेंस दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए यहाँ से नोट डाउन करने वाली ये है कि इस बिल का जो नाम है वो आप लोग याद रखिएगा, दैट इज़ अपराजिता बिल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बिल का नाम दिया गया है, वैसे पूरा नाम तो है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024, बट इसको आप सिंपली मतलब पूछा जा सकता है कि अपराजिता बिल के नाम से कहाँ पर या किस राज्य में रिसेंटली एक इस तरीके का बिल इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल का ये केस है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बीच में एक आध हमें न्यूज़ देखनी है, जैसे ये वाली न्यूज़ हम देखेंगे पेज नंबर 4 पे। हालांकि ये दिल्ली का पेज होता है बट इसमें LG की पावर्स को लेकर कुछ बात की गई है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि LG कैन नाउ, अच्छा ये चलो मतलब आगे देखेंगे इसको अभी हम,
है ना। ये एक आर्टिकल ये वाला रहेगा जिसको हमें डिस्कस करना है। इसके बाद आगे अगर हम लोग चलें तो पेज नंबर 8 पे आई थिंक, हाँ पेज नंबर 8 पर बेसिकली ये है कि सेंटर सेट्स अप 23rd लॉ पैनल, यानी कि 23वां विधि आयोग या लॉ कमीशन जो है इसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो इसकी हम बात करेंगे। एक यहाँ पर इमेज दी गई है जिसमें एक एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति का जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और बाकी तो एक्सप्लेन पेज पर 2 आर्टिकल्स हमें देखने हैं। एक बेसिकली बात कर रहा है एक बायोटेक का नया इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, दैट इज़ बायो E3। ठीक है, बायो E3 पॉलिसी, इसके बारे में बात करेंगे। और एक ओपन एआई जो कंपनी है बेसिकली जिसका चैट जीपीटी है, उसके एक प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये वाला आर्टिकल की अगर मैं बात करूं कि एलजी कैन नाउ अपॉइंट मेंबर्स टू बोर्ड्स विदाउट प्रेसिडेंट नोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ने अपनी जो पावर्स हैं, ठीक है, हैज़ डेलीगेटेड पावर्स टू अपॉइंट मेंबर्स टू द बोर्ड्स अथॉरिटीज़ और कमीशंस इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो बोर्ड्स हैं जैसे दिल्ली जल बोर्ड हो गया, है ना, इस तरीके के जो बोर्ड्स वगैरह हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं या जो कमीशंस हैं दिल्ली में, उसमें मेंबर्स अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसको दे दी है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, और इसकी वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो हाथ हैं या आप कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये नोटिफिकेशन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें किस किस तरीके की बॉडीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना, पब्लिक ग्रीवियांस कमीशन, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इस तरीके की बॉडीज़ जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगी। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD का जो एक्ट है 1991 का ये एक्ट था, और इसका जो अमेंडमेंट किया गया है, बहुत बार किया गया, अभी रिसेंट 2023 में अमेंडमेंट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू दीज पोजीशंस वाज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें ये जो पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू दीज पोजीशंस वाज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैड द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स, मतलब दिल्ली की जो सरकार है, ठीक है, जो चुनी हुई सरकार है, उसके पास ये पावर्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके पास ये पावर है कि वो मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनली क्लियर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल और ये जो GNCTD एक्ट है इसका एक सेक्शन का जिक्र किया गया है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ता हूँ पहले, फिर आपको ये दिखा भी दूंगा। इसमें लिखा गया है कि जो आर्टिकल 239 है उसके क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग, और जब हम उसको नेशनल ये जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 इसका जो अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, उसके सेक्शन 45D के साथ आर्टिकल 239 के क्लॉज 1 को पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हेयर बाय डायरेक्ट्स that the lieutenant governor of the national capital territory of Delhi shall subject to the control of the president and until further orders exercise the powers of president under clause A of the section 45 of the said act for the constitution of any authority, board, commission or any statutory body by whatever name it may be called, or for appointment of any government officer or ex officio member to such authority, board, commission or any statutory बॉडी। तो नोटिफिकेशन में यही लिखा गया है कि जो सेक्शन 45D के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो क्लॉज A है उसमें जो पावर्स प्रेसिडेंट की हैं, ठीक है, वो पावर बेसिकली किसको एक्सरसाइज करने के लिए दी जा रही हैं? वो पावर दी जा रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियरली क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। पहले बेसिकली क्या प्रोविज़न होता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ नॉमिनेट कर सकते थे, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते थे थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन यहाँ पर अब ये बोला गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग नोड फ्रॉम द
प्रेसिडेंट, यानी कि एक तरीके से आप ये कहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को फ्री पावर दे दी गई है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर बिना किसी रोक टोक के वो जिसको चाहे जैसे चाहे अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। मैं आपको जो ये एक आर्टिकल और ये सेक्शन 45D का जिक्र किया गया है, मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि इसके एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या हैं। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है, ठीक है, जिसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात होती है, उसमें आर्टिकल 239 ये कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, हर यूनियन टेरिटरी जो है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। टू सच एक्सटेंट, एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब रियल आप कहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी यूनियन टेरिटरी का कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन अब इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं तो हर यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट खुद तो एडमिनिस्टर करेंगे नहीं, तो इसलिए उनको किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है? एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट विथ सच डेजिग्नेशंस एज ही में स्पेसिफाई। और उनके जो डेजिग्नेशंस हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, जम्मू में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो। तो इस तरीके के जो पोजीशंस हैं, कहीं कहीं पर उनको कमिश्नर्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके की जो डेजिग्नेशंस हैं उसके हिसाब से वो एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे किस चीज़ को? यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 239। ठीक है, 239 का क्लॉज 1। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 45D की ऑफ द, मैं आपको ये एक्ट बता देता हूँ। ये जो एक्ट है ये है एक्ट, वैसे ये 1991 का ही एक्ट है ओरिजिनल, बट ये इसका जो 2023 का अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 2023 का जो अमेंडमेंट हुआ है ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, उसी का ये एक्ट है। 1991 का ओरिजिनल एक्ट है, यहाँ पर 2023 के अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका सेक्शन 45 क्या कहता है? देखो, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, any authority, board, commission, or any statutory body by whatever name it may be called, or any office bearer or member thereof constituted or appointed by or under। ठीक है, कि किसी भी बोर्ड के, अथॉरिटी के, कमीशन के या स्टैट्यूटरी बॉडी के, जो भी उसके मतलब जिस भी नाम से उसको जाना जाए, और उसके जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं या जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? that will be under any law, that will be by or under any law made by the parliament for the time being in force applicable to the national capital of Delhi and shall be constituted or appointed or nominated by the president। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, यही मैं यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार के पास तो पावर वैसी भी नहीं है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि ये जो पावर प्रेसिडेंट की थी, ये पावर अब किसको दे दी गई है? एलजी को। ठीक है, पहले क्या था कि एलजी सिर्फ नॉमिनेट कर सकते थे, एलजी के पास पावर हुआ करती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कि वो सिर्फ नॉमिनेट कर सकते थे, फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता था। लेकिन अब ये पावर, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड पावर दे दी गई है एलजी को, कि वो बिना प्रेसिडेंट के किसी भी रोक टोक के, या बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के, या बिना प्रेसिडेंट के नोड के वो खुद से अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात? क्लियर हो गई? चलो ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिकली क्योंकि दिल्ली का जो मामला है वो लास्ट ईयर से ही, जब से वो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके बाद से ही थोड़ा सा इशू बना हुआ है ना, क्योंकि दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी के अपॉइंटमेंट्स की पावर थी वो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली सरकार को दी थी। लेकिन कैसे उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पिछले साल फिर एक ये ऑर्डिनेंस लाया जाता है, और फिर उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास करा दिया जाता है, और ये सारी के सारे जो ब्यूरोक्रेसी के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफ़र की पावर्स हैं ये किसके पास चली जाती हैं? दे आर शिफ्टेड टू एलजी, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली जाती है। तो वहाँ से बेसिकली दिल्ली का ये इशू चल ही रहा है, तो इसलिए ये मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा मैंने इसलिए कवर किया।
और एक चीज़ का आप और ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल 239 है और 239 के कुछ ऐसे नए आर्टिकल्स हैं जो स्पेशली दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है, उनको आप एक बार जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, उनको पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हो सकता है मे बी कि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। क्लियर है बात? चलो, इसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। सेंटर सेट्स अप 23rd लॉ पैनल फॉर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने मंडे यानी कि परसों के दिन 23rd लॉ कमीशन, 23वां विधि आयोग, ठीक है, इसको कानून आयोग नहीं कहते हैं, विधि आयोग कहते हैं, 23rd विधि आयोग, 23rd लॉ कमीशन, इसको सेटअप किया है 3 साल के लिए। अब बेसिकली इसका काम क्या रहेगा लॉ कमीशन का, कि ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई करना जो अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऑब्सोलीट का मतलब है कि जो आज की डेट में अब आज की डेट के हिसाब से काम के नहीं है और उनको हटाया जा सकता है, उनको रिपील किया जा सकता है। कैरी आउट ऑडिट ऑफ लॉज दैट अफेक्ट द पुअर, ठीक है, ऐसे लॉज का ऑडिट करना जो गरीबों को प्रभावित करते हैं, और किसी भी ऐसे लॉ में जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इनको देती है, इनको सौंपती है, उसके ऊपर अपने विचार देना। ये बेसिकली इसका काम रहेगा, दैट इज लॉ कमीशन का, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें क्या लिखा है देखो, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है इसने लॉ कमीशन बनाया है, जो ये 23rd लॉ कमीशन बनाया है, ये 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 सितंबर 2027 तक रहेगा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। तो ये समझ गए, इस लॉ कमीशन का जो टेन्योर है वो 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। इस कमीशन में जो है वो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। इसके बाद लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, और अप टू 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये इस जो पैनल है, जो कमीशन है, उसके कंस्टिट्यूट मतलब वो है कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन हालांकि इनके नाम वगैरह अभी सामने नहीं आए हैं कि चेयरपर्सन कौन होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगा। अब यहाँ पर भी ये चीज़ लिखी गई है कि सरकार ने मेंबर जो है वो अपॉइंट नहीं किए हैं, और जो पिछला लॉ कमीशन था, दैट इज़ 22nd लॉ कमीशन जो था, उसको नोटिफाई किया गया था फरवरी 2020 में, लेकिन उसके जो चेयरपर्सन और मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था नवंबर 2022 में जाके, मतलब लगभग नोटिफिकेशन के 2.5 साल के बाद। तो अभी कब ये अपॉइंट मतलब जो मेंबर्स और चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट है ये कब होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बट फिलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है कि 23rd लॉ कमीशन बनाया जा रहा है 1 सितंबर 2024 से, ठीक है ना। मतलब ये बन चुका है एक तरीके से, क्योंकि 1 सितंबर 2024 तो आ चुकी है ना, तो इसलिए ये बन चुका है एक तरीके से, ये मान के चलिए, है ना। अब द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, मतलब इसका इस लॉ कमीशन का या कह सकते हैं कि टेन्योर जो है वो शुरू हो गया है। अब द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कुड बी सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। जो चेयरपर्सन और मेंबर हैं वो कौन हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के सर्विंग जजेस, जो वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं जजेस, वो हो सकते हैं, या अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स विच हैज़ बीन द केस फॉर वेरियस लॉ कमीशंस फॉर प्रीवियस लॉ कमीशंस एज वेल, या बाकी और भी कोई व्यक्ति हो सकता है जैसा कि पिछले लॉ कमीशंस में भी रहा है।
यूजुअली जो चेयरपर्सन है, यूजुअली अगर मैं बात करूं तो जो चेयरपर्सन है वो एक रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, वो सर्विंग जज नहीं होते, वो एक रिटायर्ड जज होते हैं यूजुअल कंडीशन में, बट कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि जैसे 22nd लॉ कमीशन के, जिसको 2020 में बनाया गया था, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तरह ही इस बार भी जो लॉ कमीशन है उसको क्या काम दिया गया है, उसको यही काम दिया गया है, मतलब काम दिया गया इन द सेंस कि अब मेंबर्स वगैरह तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन लॉ कमीशन का काम क्या है यहाँ पर, ये लिखा गया है कि द एग्जिस्टिंग लॉज इन द लाइट ऑफ एग्जामिनिंग द एग्जिस्टिंग लॉज इन द लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून हैं, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से देखना है, क्योंकि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है ना। तो डीपीएसपी को के हिसाब से या एग्जिस्टिंग लॉज को एग्जामिन करना है एंड सजेस्ट वेज टू इम्प्रूवमेंट एंड रिफॉर्म। ठीक है, और कुछ अगर उसमें इम्प्रूवमेंट या सुधार की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उसको लेकर कैसे किया जा सकता है, ये सजेशंस देने की बात की गई है। एंड ऑल्सो टू सजेस्ट सच लेजिस्लेशंस एज माइट बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और अगर कोई ऐसा नया कानून बनाने की ज़रूरत है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नया कानून बनाना है, तो उसके बारे में भी ये सजेशंस दे सकते हैं। एंड टू अटेन द ऑब्जेक्टिव सेट आउट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है या संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य दिए गए हैं उनको पूरा करने का भी, मतलब इसमें बोला गया है कि ऐसे लॉज होने चाहिए या ऐसे कौन से लॉज हों जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल्स को पूरा कर सकें, तो उस बारे में भी ये बता सकते हैं। 22nd लॉ कमीशन जिसको चेयर कर रहे थे फॉर्मर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दैट इज़ ऋतुराज अवस्थी, ये यूसीसी और साइमल्टेनियस पोल्स है ना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर ये काम कर रहे थे। बट इन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करी और उससे पहले ही जस्टिस अवस्थी जो हैं उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और वो लोकपाल के सदस्य बन गए मार्च के महीने में। अब ये जो 22nd लॉ कमीशन है, इसका जो टर्म है, जो इसका कार्यकाल है, वो 31 अगस्त को ख़त्म हो गया और उससे पहले इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश नहीं हो पाई। इट हैज़ ऑल्सो बीन आस्क्ड टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें बेसिकली ये है कि ये भी बोला गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ऐसे मेजर्स रिकमेंड करने के लिए भी बोला गया है कि जिससे मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, ठीक है, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके हित हैं, उनकी भी सुरक्षा हो सके, ऐसे भी कदम सुझाने की बात यहाँ पर की गई है। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूड रिव्यूइंग द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ द टाइम। और इसमें यह भी बोला गया है कि किस तरीके से जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको रिव्यू किया जाए ताकि वो समय की ज़रूरतों के हिसाब से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके, मतलब जैसी ज़रूरतें हैं समय के हिसाब से वो उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इसीलिए जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रिव्यू करने की बात भी की गई है। तो थोड़ा सा आपको जो मैंने बताया वो आप ध्यान रखेंगे, और बाकी जब इसके मेंबर्स वगैरह या चेयरमैन का नाम आएगा, मेंबर्स का तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, चेयरपर्सन वगैरह का नाम ज़रूरी होता है, तो वो जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना ही नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगले आर्टिकल पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक इमेज दी गई है और इमेज के नीचे लिखा गया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन जोधपुर। ठीक है, अब ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, ये एक एयर एक्सरसाइज है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। मल्टीनेशनल है, मतलब कई सारे देश की जो एयर फोर्सेज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो थोड़ा सा एक काम हम लोग करते हैं कि इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे इसके बारे में कहीं वैसे मतलब आर्टिकल्स वगैरह में उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिला, बट अगर मैं आपको बताऊं इसमें विकीपीडिया में, तो विकीपीडिया में आप थोड़ा सा इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, विकीपीडिया में जो आर्टिकल दिया हुआ है वो मतलब ठीक ठाक आर्टिकल है।
तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है वो एक बाइनियल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा सा अगर और इसको, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। अब शायद आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है कि ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये एक बाइनियल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ठीक है, बाइनियल मतलब हर 2 साल में होती है, होगी, क्योंकि अभी तो ये पहली बार ही हुई है। और इसको होस्ट करता है इंडियन एयरफोर्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला एडिशन जो है वो होना था 2023 में, लेकिन अब ये 2024 में हुआ है और 2 फेजेज़ में इसको हेल्ड किया गया है। और हर फेज़ में लगभग 70 से 80 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, यानी कि दोनों फेजेज़ मिला के 150 के आसपास एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होंगे। और इसके जो 2 फेजेज़ रहे हैं, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो पहला फेज़ जो है वो हुआ था तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में। और इसमें कई सारे देशों के जो एयर फोर्सेस थी उन्होंने भाग लिया था। सेकंड फेज़ जो है वो राजस्थान में अभी चल रहा है, 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में, राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में। ठीक है, और इसके भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये लिखा गया है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, पहले ये था कि बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो सेकंड फेज़ में ज्वाइन करेगा, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति के हिसाब से बांग्लादेश ने यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है और श्रीलंकन एयरफोर्स जो है वो इसमें शामिल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट फेज़ के दिए गए हैं पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं। इंडियन एयरफोर्स तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये तो होस्ट है। बाकी इंडियन नेवी भी इसमें है, जर्मन एयरफोर्स है, फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स है। ठीक है, इनके कौन कौन से यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह इसमें शामिल हुए हैं वो दिए गए हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्पेनिश एयर एंड स्पेस फोर्स, रॉयल एयर फोर्स, ये यहाँ पर दिए गए हैं। फेज़ 2 की अगर हम बात करें तो अगेन इंडियन एयरफोर्स तो होगा ही क्योंकि होस्ट है। फिर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है, हेलेनिक, हेलेनिक बेसिकली जर्मनी का है। ठीक है, सॉरी ग्रीस का है, ग्रीस का, नॉट जर्मनी, ग्रीस का, क्योंकि जर्मनी तो यहाँ पर पहले ही आ गया है ना। हेलेनिक इज़ ग्रीस, और ग्रीस जो है वो पहली बार, अभी मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा। जापान एयर डिफेंस फोर्स है, रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, सिंगापुर है, श्रीलंका एयरफोर्स है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स की एयरफोर्स है, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो दिया गया है, वो आप ध्यान रखिएगा कि द फेज़ 2 मार्क्स द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ग्रीस इन इंडिया। ग्रीस की ये पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि दिस इज़ द फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ ग्रीस इन इंडिया, और ये सेकेंड फेज़ में जो है उसी में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग एक्सरसाइज तरंग शक्ति, इतने ही पॉइंट्स अगर आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इस तरीके के सवाल जो है ना वो मतलब इसमें बहुत आ जाते हैं आपके एनडीए वगैरह में, एनडीए में, सीडीएस में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। चलो, इसके बाद अब हम लोग इस वाले आर्टिकल पर आते हैं, दैट इज़ हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए। थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है बट समझने की कोशिश करेंगे। तो केंद्र ने यहाँ पर पिछले हफ्ते जो है वो अपनी एक नई पॉलिसी सामने लाई है, दैट इज़ बायो-E3। ठीक है, बायो-E3, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो E3 है, यानी कि 3 E जो हैं वो है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। On the face of it, the policy appears to be a routine attempt to create incentives and opportunities to energize growth in the biotech sector. तो मतलब अगर हम खाली बाहर से इस पॉलिसी के बारे में समझें तो ऐसा लगेगा, देख के ऐसा लगेगा कि ये एक ऐसी रूटीन पॉलिसी है जिसमें बायोटेक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, बायोटेक सेक्टर को एनर्जाइज करने के लिए कुछ इंसेंटिव क्रिएट करने या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात होगी। लेकिन इन फैक्ट इट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस across various sectors to make them more sustainable and environment friendly and less wasteful.
लेकिन ये जो पॉलिसी है ये वाकई में क्या किस बारे में है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है, ठीक है, और वो भी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, ताकि उनको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके, ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सके और उसमें से वेस्ट कम हो, ठीक है। जो भी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनमें सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और वेस्ट कम हो। ये पॉलिसी इसलिए लाई गई है, ठीक है। अब देखो ये पॉलिसी इस चीज़ को कैसे अचीव करेगी। द पॉलिसी सीक्स टू अचीव दिस बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो पावर है उसका यूज़ करके ये चीज़ें अचीव की जाएंगी एंड डेवलपिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स दैट रेप्लिकेट और मिमिक प्रोसेसेस फाउंड इन नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को डेवलप किया जाएगा जो इस तरीके की प्रोसेसेस को जो कि नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पाए जाती हैं उन प्रोसेस को या तो रेप्लिकेट कर सकें। रेप्लिकेट करने का मतलब है कि अगर कोई नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को हूबहू कर सकें, उसका एक रेप्लिका बना सकें, मतलब उसको रिपीट कर सकें, एक तरीके से कह सकते हैं आप, ठीक है, या उसको मिमिक कर सकें। मिमिक करने का मतलब है कि उसके जैसा एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना क्लोज हो सकता है वो करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसेस जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पाई जाती हैं उनको रेप्लिकेट या मिमिक करने वाले मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को डेवलप करना है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। सरकारी जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ ये पहला कदम है और इसका जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव, प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। अब बायोटेक के या बायोटेक्नोलॉजी के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स और प्रोसेसेस को मैनिपुलेट किया जाता है टू डेवलप डिज़ायर्ड प्रोडक्ट और एप्लीकेशंस, है ना। कि आप जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनमें कुछ प्रकार के आप चेंजेस या कुछ प्रकार के आप उसमें इवोल्यूशंस करके उसका मैनिपुलेशन करके कुछ ऐसे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस बनाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस बनाते हैं जो आपके लिए डिज़ायर्ड हो, ठीक है। तो ये एक बहुत वास्ट और बहुत डाइवर्स फील्ड है बायोटेक। इसमें ऐसे एरियाज़ इंक्लूडेड हैं जैसे कि जीनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जीन थेरेपी एक्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। अब नॉलेज इन दिस एरियाज हैव बीन यूज टू फाइंड क्योर्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल हैव स्पेशल डिज़ायरेबल ट्रेट्स। तो इन एरियाज़ की नॉलेज, मतलब इन एरियाज़ में नॉलेज लेने की वजह से कई सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं उनके इलाज मिल पाए हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे नए वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स डेवलप हो पाए हैं जिनमें कुछ स्पेशल डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं या ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिज़ायरेबल है। ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि इस फील्ड में नॉलेज जो है वो डेवलप हुआ है। सो फार बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैव बीन अप्लाइड लार्जली इन द फील्ड्स ऑफ मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर। तो अभी तक जो बायोटेक बेस्ड सॉल्यूशंस हैं इनको ज़्यादातर मेडिकल साइंस और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अप्लाई किया गया है। हाउएवर जो रीसेंट ब्रेक थ्रूज हुए हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर एबिलिटी टू ग्रो स्पेसिफिक एंजाइम्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स coupled with the increased data processing capabilities and the use of artificial intelligence have opened up new possibilities for biotechnology, ठीक है। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ में ब्रेक थ्रूज हुए हैं, मतलब उसमें नए एडवांसमेंट्स हुए हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर स्पेसिफिक एंजाइम्स को ग्रो करने की जो एबिलिटी है यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और साथ ही साथ डेटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी बढ़ी है, एआई का यूज़ बढ़ा है। तो इसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजीज़ में नई संभावनाएं या नई पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो, मतलब लग रहा है कि इसमें कुछ नई संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। नई संभावनाओं के आप कह सकते हैं कि द्वार या दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स
अब जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, सिंथेटिक क्लोथ्स, ठीक है, प्लास्टिक्स, मीट और मिल्क एंड फ्यूल कैन हैव मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग मॉडर्न बायोलॉजी। यानी कि जो इस तरीके के हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, जैसे सिंथेटिक क्लोथ हो गया, ठीक है, या जो प्लास्टिक है वो हो गया, एनिमल का मीट हो गया, एनिमल से मिलने वाला मिल्क हो गया, या फ्यूल हो गया, तो उनके और ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट फ्रेंडली विकल्प या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं अगर उनको मॉडर्न बायोलॉजी या आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाए तो। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिखा गया है कि जो इंडस्ट्रीज़ में कई सारी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको भी ऑर्गेनिक और लेस पॉल्यूटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिप्लेस किया जा सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि एनिमल फ्री मिल्क। एनिमल फ्री मिल्क मतलब कि मिल्क तो है, दूध तो है, लेकिन वो एनिमल से नहीं आ रहा है, जो कि टेस्ट में, टेक्सचर में और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स में नेचुरल मिल्क की तरह ही है। इसको एक प्रोसेस से बनाया जा सकता है दैट इज़ नोन एज प्रिसीशन फर्मेंटेशन। ठीक है, कि मतलब ऐसा दूध जिसका स्वाद, जो देखने में, जिसका टेक्सचर और जिसकी जो गुणवत्ता है, या आप कह सकते हैं जो उसके पोषण तत्व हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, वो नेचुरल मिल्क की तरह ही हैं, उसको भी हम एक आर्टिफिशियल प्रोसेस से, प्रिसीशन फर्मेंटेशन से बना सकते हैं। अब उसमें फ़ायदा बेसिकली क्या है कि इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, एक्सेस ज़्यादा होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, और सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि जो केमिकली प्रोड्यूस्ड ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स हैं, जो प्लास्टिक्स बनाए जाते थे वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान था, उसको हम बायोप्लास्टिक से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीलैक्टिक एसिड जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये बायोप्लास्टिक्स जो हैं ये रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल बायोलॉजिकल मटेरियल्स जैसे कि कॉर्न स्टार्च या शुगर केन से बने हुए हैं, और हाइड्रोकार्बन से नहीं बने हुए हैं। जो ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स हैं वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो जो ये बायोप्लास्टिक्स हैं वो इस तरीके के रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हुए हैं, तो ये कम हार्मफुल है। इसके बाद आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और एल्गी, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। है ना, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और एल्गी, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसी क्रिटिकल बायो प्रोसेस है, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज में तो आपको पता ही है कि एटमॉस्फेयर से अगर आप कार्बन कैप्चर कर पाएँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर पाएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो अभी एग्जिस्टिंग कार्बन कैप्चर और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं केमिकल प्रोसेस के ऊपर बेस्ड, उनमें से ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अनवायबल साबित हो रही हैं। ठीक है, या तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर उनमें बेसिकली क्या होता है ज़्यादातर में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाता है एटमॉस्फेयर से, उनको जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में बरी करना पड़ता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अर्थ के अंदर फॉर इंडेफिनेट टाइम। जैसे अर्थ के अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं या जो स्टोरेज होती है वहाँ पर उनको बरी करना पड़ता है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, वो क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाकी यूज़फुल कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, जैसे कि बायोफ्यूल्स, तो इसलिए फिर स्टोरेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में नोवल ऑर्गेनिजम्स, नोवल का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन या एंजाइम्स, इनको फ्रॉम द स्क्रैच यानी कि फ्रॉम द ज़ीरो इनको डिज़ाइन किया जा सकता है टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड फंक्शंस, कि हम जो भी फंक्शंस इनसे करवाना चाहें उसके तहत हम इनको स्क्रैच से या ज़ीरो से बिल्कुल डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक प्रोसेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है जैसे कि ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गेन इंजीनियरिंग। इसके थ्रू ऑर्गेन्स को लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है। अब अगर ये होगा तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो डोनर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने के लिए अगर किसी को ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है तो उसको ऑर्गेन्स के लिए डोनर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर डोनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑर्गेन्स तो लैब में ग्रो कर रहे हैं।
है ना। तो ये इसका फ़ायदा है, दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस बताया इन्होंने। इसके बाद बोला है द पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ जस्ट बिगनिंग टू अनफोल्ड। जो बायोटेक्नोलॉजी की पोटेंशियल है या जो क्षमता है, ये अभी जस्ट अनफोल्ड होना शुरू हुई है। अनफोल्ड होना मतलब अभी इसके क्या क्या पोटेंशियल हो सकते हैं वो धीमे धीमे खुल रहे हैं, ठीक है। दे आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कुछ ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि एनिमल फ्री मिल्क, ये ऑलरेडी कुछ मार्केट्स में कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। उनमें कुछ इश्यूज हो सकता है कि वो फेस कर रहे हो, जैसे स्केलेबिलिटी का इशू हो सकता है कि वो बहुत बड़े स्तर पर वो टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ पा रही है, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, या किसी टेक्नोलॉजी में रेगुलेटरी हर्डल्स भी हो सकते हैं, रेगुलेशंस को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। अब ये जो बायो E3 पॉलिसी है, ये भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकती है अगर इसकी हम बात करें, तो कुछ ही सालों में ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी एंड एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, ठीक है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इकोनॉमी को और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बायो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, दैट इज़ द यूज़ ऑफ biological organisms or processes in industrial production of goods and materials alone is expected to have an economic impact worth 2 to 4 trillion over the next decade, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है, बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके किसमें जो इंडस्ट्रियल गुड्स और मटेरियल्स का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से ही लगभग 2 से 4 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है अगले एक दशक में, ऐसा गवर्नमेंट एस्टिमेट्स में बताया गया है। और बायो मैन्युफैक्चरिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ग्रेटर इंटीग्रेशन एंड रिलायंस ऑन बायोलॉजी इन इकोनॉमिक प्रोसेसेस। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ एक पार्ट है, इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए ये जो बायो E3 पॉलिसी है इज़ दस एन अटेम्प्ट टू प्रिपेयर इंडिया फॉर द फ्यूचर। ये एक प्रयास है भारत को फ्यूचर के लिए तैयार करने के लिए। एंड दिस पॉलिसी इज़ अनलाइकली टू यील्ड एन इकोनॉमिक डिविडेंड इन द नियर टर्म। इससे कोई नियर टर्म में मतलब बहुत जल्दी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आइडिया ये है कि हमें अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, रिसर्च को प्रमोट करना है, जो यंग टैलेंट है उनको इस फील्ड में एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, और इन्वॉल्व होना है इन द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ताकि इंडिया जो है जब ये टेक्नोलॉजीज़ मैच्योर होती हैं तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए सही पोजीशन पर हो, ठीक है। तब हम इनका सही समय पर जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इस रिगार्ड में बायो E3 पॉलिसी जो है वो कुछ अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसी तरीके के एक इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन है ना, या क्वांटम मिशन है, या ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है। तो दे आर अटेम्प्ट्स टू इनेबल इंडिया to develop and harness futuristic technologies that are expected to soon become the backbone of the global economy and help solve critical issues like climate change and energy security, ठीक है। तो इस तरीके के जो मिशंस हैं उसी तरीके के ये भी एक पॉलिसी है, और ये अटेम्प्ट है कि इंडिया को इतना इनेबल किया जा सके कि वो ऐसी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, मतलब जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल फ्यूचर में हो सकता है ना, भारत उनको डेवलप करे, उनका यूज़ कर सके, ताकि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन बनेंगी, और जो इस तरीके के क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज या एनर्जी सिक्योरिटी उनको सॉल्व करेगी। बायो E3 पॉलिसी एनविसेजेस द सेटिंग अप ऑफ सेवरल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स अक्रॉस इंडिया। तो इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि मतलब इस पॉलिसी का ये विज़न है कि कई सारे बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो पूरे देश में बनाए जाएंगे। इन हब्स पे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं वो फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड केमिकल्स, वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, स्मार्ट प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फंक्शनल फूड्स और बाकी जो बायो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है। अब ये हब्स जो हैं वो 6 एरियाज़ के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज़ बायो बेस्ड केमिकल्स एंड एंजाइम्स, है ना, फंक्शनल फूड्स एंड स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीशन बायोथेरेप्यूटिक्स, केमिकल रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। अब ये जो स्पेस और मरीन रिसर्च वाला है, इसमें क्या है कि द लास्ट इज एम्ड एट डेवलपिंग प्रोडक्ट सच एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एस्ट्रोनॉट्स दैट रिसाइकिल वेस्ट इन स्पेस
एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड फूड। ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाना है जो बेसिकली स्पेस के वेस्ट को रिसाइकिल करके ऑक्सीजन और फूड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट्स डेवलप करने की बात यहाँ पर की जा रही है। दिस इज़ डन बाय ग्रोइंग स्पेशल प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी इन द स्पेस हैबिटेट्स। तो बेसिकली स्पेस में कैसे जो स्पेशल प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी वगैरह इनको कैसे उगाया जाए उसके थ्रू ये किया जा सकता है। तो उस वो डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि मरीन इकोसिस्टम के ऊपर जो रिसर्च है उससे क्या हो सकता है कि किसी नोवल कंपाउंड्स या एंजाइम्स की बायो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है मरीन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और इनका जो यूज़ है वो किन एरियाज़ में हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो दवाइयों का सेक्टर है उसमें हो सकता है, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप वगैरह इंडस्ट्री है वहाँ पर यूज़ हो सकता है। द बायो E3 पॉलिसी इज़ बीइंग पायलटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इस पॉलिसी को फ़िलहाल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका असर है वो इतना वाइड स्प्रेड है, मतलब इतने बड़े स्तर पर है कि कम से कम 15 अलग अलग सरकारी विभाग या उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि ये सब मिलके कोलैबोरेट करें, साथ मिलके जो है वो चलें, साथ मिलके काम करें, ताकि इस पॉलिसी का सही तरीके से ये पॉलिसी लागू हो सके, इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। थोड़ा सा लंबा आर्टिकल था बट इट वाज इजी। और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिकली यहाँ पर क्या फ़ायदे हैं, क्या ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी से कैसे भारत को फ़ायदा हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो साइंस एंड टेक में ही आप इसको भी ले सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है क्योंकि। चलिए, इसके बाद जो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है उसकी हम लोग बात करते हैं। दैट इज़ ओपन AI's प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी एंड द प्रॉमिस ऑफ AI's नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर ओपन AI जो दुनिया का प्रीमियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपना सबसे पावरफुल AI मॉडल बहुत जल्द इस साल सितंबर से नवंबर के बीच में लॉन्च कर सकता है, रिलीज़ कर सकता है, और इसको ये इंटीग्रेट कर सकता है ChatGPT 5 में। ठीक है, ChatGPT 5 बेसिकली जो ये इनका एक ये है चैट बॉट है और वर्चुअल असिस्टेंट्स है जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था, उसका ये लेटेस्ट वर्जन रहेगा ChatGPT 5। उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब ये जो सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ओपन AI बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, इसका नाम पहले रखा गया था प्रोजेक्ट Q-Star, लेकिन अब इसका नाम जो है वो चेंज करके कर दिया गया है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि एक बिजनेस पब्लिकेशन है कैलिफोर्निया बेस्ड, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन, उसने ये रिपोर्ट किया है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी वुड बी बेटर एट मैथ एंड प्रोग्रामिंग देन एनी एग्जिस्टिंग चैटबॉट। कि ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है ये मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में किसी भी जो एग्जिस्टिंग चैटबॉट है उससे ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा। इंटीग्रेशन विद ChatGPT विल मेक द लेटर द मोस्ट पावरफुल AI चैटबॉट देयर इज़। यानी कि इसको ChatGPT के साथ इंटीग्रेट करने से होगा क्या कि जो ChatGPT है या जो AI चैटबॉट है वो अब तक का सबसे पावरफुल चैटबॉट बन जाएगा। ChatGPT को लेकर ChatGPT कई बार मतलब मैथ्स को लेकर स्ट्रगल किया है, मतलब उसमें मैथ्स वगैरह ठीक से सॉल्व नहीं हो पाती, और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एरर्स इसलिए हो सकते हैं क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में किसी भी चैटबॉट को डेवलप करने के लिए या मॉडल को डेवलप करने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि उसकी ट्रेनिंग डेटा में प्रॉपर मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन ना हो, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अब इसके बाद ये लिखा गया है कि नीड फॉर ट्रेनिंग, तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का एम ये है कि ज़्यादा कैपिटल रेज किया जाए, और जो कि ओपन AI को अपने अगले मॉडल दैट इज़ जिसका नाम है, जिसका कोड नेम है ओरियन, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो द जनरेशन ऑफ हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा फॉर ओरियन इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरीज की एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब इसके थ्रू हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा जो है वो जनरेट होगा, और उस डेटा का इस्तेमाल जो है जो इनका अगला मॉडल होगा दैट इज़ ओरियन उसके लिए यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा ऑफ द इंटरनेट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा जो इंटरनेट पर हुआ करता था, मतलब फ्रीली अवेलेबल, वो ज़्यादातर डेटा ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और अब इंफॉर्मेशन जो कि पे वॉल्स या ऑथेंटिकेशन के बाहर हैं, मतलब फ्री में अवेलेबल हैं या जो फ्रीली अवेलेबल है बिना पैसे के या जो ऑथेंटिकेशन फ्री हैं, वो अब बहुत कम बची हुई है।
और इसीलिए है ना इज़ फ्री टू एक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग एआई मॉडल्स, तो वो बहुत कम है। इसीलिए ओपन एआई जो है वो हाल ही में पब्लिकेशंस के साथ डील कर रहा है ताकि वो उनके कंटेंट को ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सके। प्रोजेक्ट ओरियन जो कि बनाया जा रहा है GPT-4 को से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए, उसको आउट परफॉर्म करने के लिए, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी और हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा का, दैट वुड लाइकली रिड्यूस एरर्स एंड हेल्यूसिनेशन कंपेयर टू इट्स प्रीडिसीजर्स एंड अदर एआई मॉडल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा और प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि एरर्स और हेल्यूसिनेशंस को कम करे। एरर तो मतलब तो गलतियाँ हो गई, और हेल्यूसिनेशंस का मतलब एआई में होता है कि वो जो सही आप उससे मतलब पूछना चाह रहे हैं वो सही जवाब नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स और हेल्यूसिनेशंस को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है अब सिंथेटिक डेटा को क्रिएट कैसे किया जाएगा। तो इसलिए ये जो ओपन एआई के सीईओ हैं, दैट इज सैम एल्टमैन, इनका ये कहना है कि ट्रेन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ओपन एआई हैज़ बीन टेस्टिंग हाउ टू जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ सिंथेटिक डेटा। ओपन एआई ये टेस्ट कर रहा है कि कैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिंथेटिक डेटा को जनरेट किया जा सकता है। अब जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो सिंथेटिक डेटा को कैसे क्रिएट करते हैं, रियल वर्ल्ड डेटा के सैंपल्स के आधार पर। जो एल्गोरिदम्स है वो पैटर्न्स को लर्न करते हैं, कोरिलेशंस बनाते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं सैंपल डेटा की, और उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो फिर वो मॉडल जो है वैसा ही सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना सारा डेटा अवेलेबल है नहीं, बट उसको सिंथेटिकली मतलब आर्टिफिशियली आप कह सकते हैं कि डेटा प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब जो लार्ज डेटा सेट्स हैं जिसके ऊपर एआई मॉडल्स रिलाई करते हैं उसमें बायसेस हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, और कुड हैव बीन इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उनमें हो सकती है। अब जो हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा बेसिकली प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा वो रियल वर्ल्ड के डेटा सेट्स में जो इस तरीके के गैप्स हैं उसको फिल कर सकता है और ज़्यादा होलसम, इंक्लूसिव और बैलेंस ट्रेनिंग सेट प्रोवाइड कर सकता है डेटा का। अब कई सारे लोगों का ये मानना है कि जो सिंथेटिक डेटा का यूज़ है इससे क्या हो सकता है कि आने वाले समय का जो फ्यूचर एआई मॉडल्स हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, नॉइज़ और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ का मतलब वही हो गया कि जो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ख़त्म करना। तो इसलिए जो मॉडल्स हैं उनकी एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेनिंग और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का जो इम्प्रूव्ड रीजनिंग, लॉजिक और एबिलिटी है टू प्लान एंड कैरी आउट रिसर्च, इससे क्या हो सकता है कि ये जो मॉडल्स हैं वो ऑटोनॉमसली मतलब अपने आप से ही एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, डेटा एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ नए हाइपोथेसिस या कुछ नई थ्योरीज के साथ भी सामने आ सकते हैं। तो इससे कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स या साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, जैसे कि नई ड्रग्स की डिस्कवरी हो सकती है, नई दवाइयों की खोज हो सकती है। और इस मॉडल का इस्तेमाल जो है वो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हो सकता है ना, कि आप एजुकेशनल कंटेंट, इंटरेक्टिव लेसन्स, ये सब चीज़ें भी इससे बना सकते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल आप लोग मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में अगर मैंने बताया है कि अगर इसमें नहीं भी जाते हैं तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है, किसका है ना, ओरियन का जिक्र किया गया है, सिंथेटिक डेटा क्या हो सकता है, वो आप थोड़ा बहुत चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे आज के सेशन में, तो इसलिए फिर हम लोग सेशन को आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप में से जो भी लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पर मंथ की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इट इज़ अवेलेबल ओनली एट लेस देन ₹2 पर डे, 59 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। अगस्त महीने की बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, जून जुलाई की ऑलरेडी लॉन्च्ड है। अगर आप 16 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है 680 रुपीज़ में। 12 महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 510 में आपको मिल जाती है। 8 महीने की पीडीएफ आपको 345 में, और 4 महीने की पीडीएफ ओनली एट 175 रुपीज़ में। तो आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। और पर मंथ तो मैंने आपको बता दिया लेस देन ₹2 पर डे है। बाकी अगर आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें
और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो वही मंथली कोर्सेज़ हैं, फुल कोर्सेज़ अगर आप चाहें तो उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ आपको मंथली मिल जाते हैं, 3 मंथ 6 मंथ्स के मिल जाते हैं। तो इसमें से जिस भी कोर्स में आप चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं और साथ ही साथ लास्ट ईयर के हम आपको एक PDF नोट्स दे रहे हैं, 1 साल के कंपाइलेशन, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच का, ओनली एट 499 रुपीज़। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे ये जो कोर्सेज़ हैं या PDF नोट्स हैं ये हमारी वेबसाइट पर आपको लिस्टेड मिल जाएंगे, वेबसाइट और ऐप पर, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर आप CSET का जो कोर्स है उसमें एनरोल करना चाहते हैं जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो बहुत जल्द कर लें, ओनली अवेलेबल एट 999 और 50 स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल किया जाएगा और एनरोलमेंट की लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसकी जो और डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आपको इन सेशन से अगर कुछ भी मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करके, सो दैट कि हमारा भी थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा और आप लोगों के लिए भी ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सपोर्ट और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड के थ्रू भी इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।